हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आरंभ बैच में। क्या हालचाल मेरे बच्चों, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो लाइव चैट में। जय हिंद जय कॉमर्स लिख के। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम बढ़िया रापचिक जिंदाबाद मौज बहार में होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज की क्लास के अंदर एक खतरनाक लेवल का टॉपिक कराऊंगा। जिस के पेपर में या जिस के टेस्ट के अंदर ये वाला टॉपिक आ रहा होगा, तो आज की क्लास से कम एक क्वेश्चन बैठेगा। 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, कोई भी हो सकता है। एमसीक्यू भी आ जाएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की कक्षा में आपको करा दिया जाएगा। बोलो बल्ले बल्ले। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। तो दोस्तों दिखा दूं आपको कि आज की क्लास में क्या जलवा होने वाला है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक चल रहा है हमारा। देखो जी, मैंने पहले आपको यूटिलिटी एनालिसिस कराया, उसको वहीं खत्म कर दिया। फिर मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल एंड डबल कमोडिटी कराया, बिल्कुल कराया। फिर मैंने दोस्तों आपको बजट लाइन कराई। बजट लाइन कराई थी जी, हां बजट लाइन कराई है। लास्ट क्लास के अंदर बजट लाइन हुई है, ठीक है जी। अब मैंने आपको कराना है आज की क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से इंडिफरेंस कर्व। बच्चा जानना चाहता है ये पनौती क्या है। इंडिफरेंस कर्व को करने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काफी सारे स्कूल के अंदर अभी तक ये टॉपिक हो भी चुका होगा। तो बच्चे जो परेशान रहते हैं वो आज जान जाएंगे इंडिफरेंस कर्व आखिर चीज क्या है। दोस्तों देखो, इंडिफरेंस का मतलब जान लो पहले। इंडिफरेंस का मतलब होता है सेम, ऐसी चीज जिसमें डिफरेंस ना हो। नॉट डिफरेंट, जो डिफरेंट ना हो। अब देखो यार, ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑर्डिनल यूटिलिटी। यानी यहां पर हम यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैं बातें बोलता रहूंगा तब आपको सुनते सुनते मेन बात समझ में आएगी। घर में देखो क्या होता है, काफी बार क्या होता है, मम्मी आपसे पूछती है बेटा आलू के पराठे खाओगे या पनीर के पराठे खाओगे। आप बता देते हो मम्मी पनीर के पराठे खाने हैं। मम्मी पूछती है दाल मखनी बनाऊं या शाही पनीर बनाऊं। आप बता देते हो जो आपकी चॉइस है। आपको दाल मखनी पसंद है, दाल मखनी मिल जाती है। शाही पनीर पसंद है, शाही पनीर मिल जाता है। मम्मी आपसे पूछती है बेटा डंडे से पिटाई खाओगे या चांटे खाओगे। तो फिर आप थोड़े परेशान से रहते हो, यार पिटाई खानी है मम्मी, जैसे मर्जी कर लो खानी है ना। तो खैर लाइफ में ऐसा होता है, जब आपको कोई कुछ ऑफर करता है तो आप अपनी चॉइस बता देते हो कि मुझे ये चाहिए। आपसे पूछेगा कि आपको काजू की बर्फी चाहिए या बेसन का लड्डू। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे काजू की बर्फी चाहिए जी, काजू कतली पसंद है मुझे, समझे। तो आप अपनी चॉइस बता देते हो ना। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, आप अपनी चॉइस नहीं बताते, मम्मा को बोलते मम्मा कुछ भी दे दो चलेगा। मम्मा कभी कभी बोलती है बेटा बता आलू गोभी बनाऊं या आलू मटर। बोल देते मम्मा कुछ भी दे दो यार चलेगा। मम्मा बोलती है बेटा आलू के पराठे बनाऊं या गोभी के पराठे बनाऊं। मम्मा कुछ भी दे दो चलेगा। मम्मा बोलती है संतरा खाएगा या सेब खाएगा। कुछ भी दे दो मम्मा चलेगा, है ना। तो जिंदगी में सिचुएशन बहुत सारी होती है। हम यहां पर बहुत सारी सिचुएशन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ एक सिचुएशन पढ़ रहे हैं जब आप बोलते हो मम्मा कुछ भी दे दो चलेगा। आप ये नहीं बता रहे कि आपको अच्छा क्या लगता है। आप कभी कभी ऐसा भी तो बताते हो ना मम्मा यार शाही पनीर और दाल मखनी में से कुछ भी बना लो चलेगा। मम्मा पूछ रही है टिंडे बनाऊं या तोरी। तुम कहोगे यार दोनों ही पसंद नहीं उस्ताद, मम्मा कुछ भी बना लो चलेगा। नहीं मना करूंगा तो पिटाई करोगी आप, है ना। तो मेन बात यही है, सबको ध्यान रखना है कि आप हमेशा चॉइस लेते रहते हो, उस बात को साइड में रख दो। आप हमेशा बोलते हो ये नहीं ये चाहिए, उस बात को साइड में रख दो, वो नहीं पढ़ रहे। हम सिर्फ एक बात पढ़ रहे हैं, जब आपके सामने ऑफर हो कि ये भी है ये भी है, आपको कौन सा चाहिए, आप बोलते हो कोई भी दे दो चलेगा। सिर्फ ये सिचुएशन पढ़ रहे हैं, समझे। तो जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ओके। चलो जी मैं आपको बता देता हूं सिचुएशन क्या है, किस तरीके से है। देखो एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। और मैं यहां पर ना 2 गुड्स यूज कर रहा हूं, एक नहीं 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके कोर्स में ही उस हिसाब से है।
जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं वो आपका कोर्स का हिसाब है, और जिंदगी में इसके अलावा बहुत सारी रियलिटी में बातें हो सकती हैं, वो आगे की क्लासेस में ग्रेजुएशन वगैरह में आपको पढ़ने को मिलता है। खैर बेसिक से शुरुआत करता हूं। मान लो जी आपको ऑफर की गई है चाय, चाय के साथ मिलेंगे बिस्किट्स, ठीक है जी। आपको बोल रहे हैं एक चाय लोगे तो आपको 21 बिस्किट्स मिलेंगे, और अगर 2 चाय लोगे तो आपको 15 बिस्किट्स मिलेंगे। क्या चाहिए? तो यहां लिखता हूं कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, यहां लिख रहा हूं कॉम्बिनेशन या कॉम्बो, बंडल भी बोल देते हैं इसको, बीड़ी का बंडल नहीं है फूफू वाला, कॉम्बिनेशन को बंडल भी बोलते हैं, ठीक है जी। मान लो ए कॉम्बिनेशन है कि एक चाय के साथ 21 बिस्किट्स मिलेंगे, और बी कॉम्बिनेशन है कि 2 चाय के साथ 15 बिस्किट्स मिलेंगे। आपसे पूछा गया है कि कौन सा पसंद है आपको। आप अगर अपनी पसंद बता दोगे तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर आप बोलोगे ए वाला कॉम्बिनेशन दे दो या बी वाला कॉम्बिनेशन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। तो आप ऐसा कब बोलते हो कि ये दे दो या वो दे दो चलेगा? जब आपको दोनों ऑप्शन से सेम यूटिलिटी मिल रही होती है, समझ रहे हो? दोनों ऑप्शन से सेम यूटिलिटी मिल रही होती है। अब आपसे कोई पूछे कि यार कृति सेनन की मूवी देखना पसंद करोगे या आलिया भट्ट की, तो आप अपनी चॉइस बता दोगे, लेकिन जब आपको लगे नहीं यार दोनों की मूवी सेम सेम सी होगी तो कोई भी दिखा दो, तो वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं, समझे? चलो कोई बात नहीं। अब एक और है कि अगर चाय और ज्यादा पीना पसंद करोगे, 3 चाय अगर आपको चाहिए तो बिस्किट कम हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो बताओ 3 चाय के साथ 10 बिस्किट मिलेंगे, तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? आप बोलोगे कोई भी दे दो चलेगा, आपको हर एक कॉम्बिनेशन से बराबर की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये मान के चल रहे हैं हम। 4 चाय मांगोगे तो आपको 6 बिस्किट मिलेंगे, 4 चाय के साथ 6 बिस्किट मिल रहे हैं जी, टी। 5 चाय मांगोगे तो 3 बिस्किट मिलेंगे, 5 चाय के साथ 3 बिस्किट मिल रहे हैं जी। 6 चाय मांगोगे तो 1 बिस्किट मिलेगा, 6 चाय के साथ आपको 1 बिस्किट मिल रहा है। कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? बच्चों को ऑफर किए गए ये सारे कॉम्बिनेशन, तो बच्चों ने बोला कि कोई भी दे दो, अपने को चलेगा। जब अपने को चलेगा तो वो सिचुएशन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑल कॉम्बिनेशन, ये ऑल कॉम्बिनेशंस आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी, ठीक है? आपको सबसे बराबर का मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई ठीक है जी, इस बात को ना मैं एक ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? मान लो कि मैं यहां लिख रहा हूं, चाय को मान लेता हूं मैं, चाय का नाम है गुड एक्स और बिस्किट का नाम है गुड वाई। तुम्हें पता ही है इकोनॉमिक्स में हम गुड एक्स और गुड वाई करके बातें करते हैं, उस हिसाब से इधर लिखूंगा गुड एक्स की वैल्यू, इधर लिखूंगा गुड वाई की वैल्यू। चलो जी लिख देंगे। अब गुड एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, पेन का कलर चेंज करके मैं भी 1 से लेकर 6 तक कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6, यहां मैंने लिख भी देंगे। और ये 1 से लेकर 21 तक है, तो कैसे लिखूं? 21 तक गिनती लिखूं? यहां तक नहीं यार, थोड़ा बीच का मार्जिन रखता हूं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ऐसे मैंने नंबर ले लिए, 2 के वहां पर, 1 के यहां पर लिखता हूं इसको। 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 21 था। अब मैं 1 से लेके 21 तक गिनती लिखता तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता। आप सिर्फ मेरी बात समझना कि कहना क्या चाह रहा हूं। 8वीं 9वीं क्लास में जो ग्राफ बनाने का तरीका होता था उसको यूज करूंगा। खैर ये ग्राफ बनाना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन समझाना इसी तरीके से पड़ता है। आप समझो अब बात को मेरी, पीले रंग का पॉइंट लूंगा। एक चाय के सामने 21 बिस्किट है, तो एक चाय ये रही, 21 यहां कहीं आएगा 20 और 22 के बीच में, ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर लेता हूं। एक चाय के सामने 21 बिस्किट सेट बैठ रहा है, एक चाय के सामने 21 बिस्किट, थोड़ा और सेट कर देता हूं इसको मैं यहां पर। चलो जी, एक पॉइंट आ गया। 2 चाय के सामने 15 बिस्किट है, 2 चाय ये रही, 15 बिस्किट का आएंगे 14 और 16 के बीच में, यहां 15 कहीं आएगा, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को उठा के मैंने यहां डाल दिया। 3 चाय के सामने 10 बिस्किट है, 3 चाय ये रही और 10 बिस्किट ये रहे, तो कहीं यहां पर पॉइंट बनेगा, तो 3 चाय और 10 बिस्किट को यहां ले गए। 4 चाय के सामने 6 बिस्किट आएंगे,
तो उस्ताद 4 चाय ये रही, 6 बिस्किट ये रहे, तो 4 चाय के सामने 6 बिस्किट ये बन जाएंगे। 5 चाय के सामने 3 बिस्किट आएंगे, 5 चाय के सामने 2 और 4 के बीच में 3 वैल्यू ये आएगा। ठीक है, क्या मैं वैल्यू सही डाल रहा हूं? थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट को और मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं अपने पॉइंट्स को। हाँ ठीक है, 15 वाला यहां डाल दिया और भैया 10 वाला यहां डाल दिया। ठीक है जी, 6 वाला यहां डाल दिया, 5 के सामने 3 वाला यहां डाल दिया और 6 के सामने 1 मिलेगा, तो 2 से नीचे 1 होगा, कहीं यहां पर 6 के सामने 1 होगा। ठीक है जी, इन सभी पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है। अब देखो मेरे पास यहां पर एग्जैक्ट स्केल तो नहीं है, लेकिन जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा दोस्तों, इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करने लगूंगा तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी, ऐसी लाइन, समझ रहे हो? सच्चाई में ना, जब तुम एग्जैक्ट सही स्केल लोगे तो तुम्हारे पास जो लाइन आएगी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तुम्हारे पास एक इस तरीके की लाइन आएगी, इस तरीके की लाइन आएगी जब तुम बनाओगे, और ज्यादा डैशिंग तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके की लाइन आएगी। तो दोस्तों जो ये लाइन आएगी ना, इस लाइन को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये डेटा से ऐसे अज्यूम करके ग्राफ प्लॉट करना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। इंडिफरेंस कर्व को मैं शॉर्ट में आईसी बोलूंगा, आईसी। आप मत लिखना, आप इसका पूरा नाम ही लिखना, तो मैंने यहां पर लिख दिया इंडिफरेंस कर्व आईसी। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो 1 के सामने 21 था, कुछ भी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 जो मर्जी पॉइंट ले लो, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी पॉइंट ले लो दोस्तों, कोई भी। ये मान लो ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान के चलो। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, और बीच में बहुत सारे पॉइंट हो सकते थे, हजारों पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट एक दूसरे के बराबर की सेटिस्फैक्शन शो करते हैं, क्योंकि हमने वही वाले पॉइंट लिए हैं ना। हम अज्यूम भी करके चल रहे हैं ऑल पॉइंट्स आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यार ये इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स, यहां पर लिखूंगा गुड एक्स, यहां लिखूंगा गुड वाई, वाई एक्सिस पे, तो गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स के कंजम्पशन के, कंज्यूमर हम खा रहे हैं, कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बो शो कर रहा है, अलग अलग कॉम्बो शो कर रहा है, और सारे कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं कि हम सब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी बंदा ही बोल रहा है, खरीदने वाला, कि कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज कर लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, क्या बोल रहा है इंडिफरेंस कर्व के बारे में? इंडिफरेंस कर्व क्या है? इज अ कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो क्या शो करता है? शोइंग, क्या शो कर रहा है बाबू? पेन का कलर लेके बताएंगे चेंज करके। क्या शो कर रहा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये ए बी सी डी ई एफ है ना, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन, शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या बंडल्स, कुछ भी मान लो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या बंडल्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ, कितने गुड्स हैं? गुड्स का ध्यान रखना, ऑफ टू गुड्स, गुड एक्स और गुड वाई, या चाय या बिस्किट। और खास बात यह है कि ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ध्यान रखना, गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो संतरे रंग से लिखा है ये बड़े मेन पॉइंट है। सेम को तुम इक्वल भी बोल सकते हो, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब काफी सारी बुक में जो ये गिविंग लिखा है ना, गिविंग, गिविंग को कहीं कहीं लिखा होता है प्रोवाइडिंग, किसी किसी बुक में लिखा है यील्डिंग, यील्ड। अरे इतने मुश्किल शब्द क्यों यूज करते हो भाई, आसान शब्द यूज कर लो, बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जैसा देखा वैसे समझ में आ गया। तुम्हारे कोर्स में ये नहीं है, ये तामझाम नहीं है, लेकिन तुम्हें इस डेफिनेशन से मतलब है। तो इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो दो गुड्स के कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है, और सारे के सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। यानी मैं एक पॉइंट टू बी नोटेड आपको ये बता देता हूं, नोट क्या कर सकते हो, एक बार आ जाता है ऑल पॉइंट्स ऑन अ इंडिफरेंस कर्व या ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व
मतलब एक ही इंडिफरेंस कर्व है, सेम इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब बच्चा जो कंफ्यूज होगा ना वो ये पूछ सकता है, सर एक बात मुझे बताओ, ए से और बी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, काउंट कर सकते हैं? नहीं यार, तुमने आज सुबह खाना क्या खाया है, उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, काउंट कर सकते हो? नहीं, सिर्फ ये बता सकते हो मजा ज्यादा आया या कम आया। तो यहां बता रहे हैं सारे से बराबर का मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। ठीक है पीयूष शर्मा, बात सुनना जरा। तो इंडिफरेंस कर्व एक कर्व हो गया जो दो गुड्स के कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, और सारे कॉम्बिनेशन गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर थोड़ा सा यहां पर इंडिफरेंट रहता है सभी कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी सेम रहता है, कहता कोई भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं बच्चा क्या पूछ रहा है यहां पर। सर ये टॉपिक टीआर जैन में चैप्टर 4 में है, लेकिन क्लास का टाइटल चैप्टर 3 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे चैप्टर अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर है, ये मैं पहले से गाइडेंस दे चुका हूं। आप कुछ नहीं लिखना हर्षमंदना, ग्राफ बनाना ही नहीं तुम्हें, मैंने तो सिखाया है बस ऐसी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। सर आपने बजट लाइन का स्लोप बताया था, MRE होता है। पीपीसी भी पढ़ाया था, तो आपने पीपीसी का भी स्लोप बताया था, MOC या फिर MRT होता है। क्या सर इंडिफरेंस कर्व का भी कोई स्लोप होता है क्या? जी हां, इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप होता है, इसका नाम होता है, देखो जी स्लोप के दो मतलब होते हैं। स्लोप का मीनिंग समझोगे तो स्लोप का एक मतलब होता है कि कर्व की शेप कैसी है, और स्लोप का दूसरा मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू। मैथमेटिकल वैल्यू, मैथ्स के हिसाब से वैल्यू निकाल के दिखाओ। इंग्लिश में स्लोप का मतलब शेप। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा है भैया, नीचे की तरफ गिर रहा है इंडिफरेंस कर्व, तो ऐसा है ना इंडिफरेंस कर्व, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बोलते हैं इसका स्लोप है डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है जी, इसके स्लोप की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? पहली बात तो इसके स्लोप की मैथमेटिकल वैल्यू को बोलते क्या है? बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट बोले तो जो आपको बार बार यूज करना है, आप MRS बोल सकते हो इसको, MRS बोल सकते हो इसको, अलाउड है शॉर्ट में। हाँ जी, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? MRS होता है चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। जो भी चीज तुम वाई एक्सिस पे लिख रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली इसकी वैल्यू कम हो रही होती है, जैसे कि बिस्किट हमारे पुराने एग्जांपल में। और चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, जो नीचे लिख रहे होते हो उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, जैसे कि हमारे केस में चाय थी ना, हाँ ये गुड एक्स हो गई है और ये गुड वाई हो गई है। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बोलोगे सर जो आपने पहले एग्जांपल दिया है चाय और कॉफी का, इधर लिखता हूं चाय गुड एक्स, इधर लिखता हूं कॉफी गुड वाई। चाय की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 बढ़ रही है, कॉफी बिस्किट की वैल्यू 21 15 10 6 3 1 कम हो रही है। ठीक है जी, आप यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाल दो जी, ये होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यही होता है ना जी, हाँ यही तो सिखाया है। अपॉन के निशान को, लेकिन दोस्तों डेल्टा वाई है ना, अपॉन के निशान को तुम रेशो भी लिख सकते हो ऐसे, रेशो चेंज इन वाई रेशो चेंज इन एक्स, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा यहां पर चेंज इन वाई रेशो चेंज इन एक्स। तो सबसे पहले वाई में बदलाव कितना है वो कैलकुलेट कर लो। वाई तो ये रहा, ये गुड वाई है आपका, ये कम होता जा रहा है, कितना डिफरेंस है, चेंज का मतलब बदलाव। तो यार पहली पहली वैल्यू से तो बदलाव कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले वैल्यू लिखी हुई 20, कोई चेंज नहीं आ सकता। अब ना हम सबसे पहले y का चेंज निकालेंगे, फिर रेशो का निशान लगाएंगे, फिर डेल्टा एक्स लिखेंगे। देखो क्या कह रहा हूं, फिर दूसरी वैल्यू 15 है, तो 21 से 15 हुई है ना, 21 में से 15 माइनस कर दो 6 आएगा, 15 में से 10 माइनस कर दो 5 आएगा, 10 में से 6 माइनस कर दो 4 आएगा, 6 में से 3 माइनस कर दो 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस कर दो 2 आएगा। आप देखना फिर उसके बाद लगेगा एक रेशो का निशान, क्योंकि फॉर्मूले में रेशो का निशान है, रेशो का निशान लगा दिया जी। अब निकालेंगे हम x में चेंज, क्योंकि x में चेंज है, यहां पर डेल्टा का मतलब चेंज होता है। पहली पहली वैल्यू डैश है तो डैश ही रहेगी, कोई नहीं। फिर 1 से 2 हुई, 1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, प्लस माइनस के निशान को इग्नोर करते हैं। 2 से 3 हुई,
1 का ही डिफरेंस है, 3 से 4 हुई 1 का ही डिफरेंस है, यहां डिफरेंस ही बार बार 1 का है। तो आप देख रहे हो MRS की वैल्यूज आपके पास पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, ये वैल्यू आ रही है। कुल मिला के ये कह सकते हो आप, आपकी जो MRS की वैल्यू है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। गिरने को बोलते हैं यहां पर डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब फॉलिंग। यहां पर MRS की वैल्यू फॉल हो रही है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर आपको एक सच्चाई बताता हूं, ये तो दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन लिख दिया मैंने, ओ सॉरी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख दिया मैंने, ठीक है। हमारी MRS की वैल्यू गिर रही है, लेकिन सच में असलियत में MRS की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीजिंग MRS भी हो सकता है। अब आपको बताता हूं, देखो जी, हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसा बना है, ऐसा, लेकिन जब MRS इंक्रीज हो रहा होता तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता। तो ये इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, ये डिपेंड करता है MRS पे। ये तो असलियत में फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तो उससे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, इतनी बातें तुम्हारे कोर्स में नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है जी। इस वाली शेप को क्या बोलते हैं भैया, जैसे बिच्छू के जैसे डंक फैला रखे हैं ना, और ये दोनों मुंह बाहर हैं, ये मुंह और ये मुंह, दोनों हाथ ऐसे बाहर हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। और ये दोनों मुंह अंदर है, ऐसे डंक मारने को तैयार है, घेरने को तैयार है ओरिजिन को, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन। ऐसा PPC होता था। ठीक है जी। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि चलो MRS डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स होगा, इंक्रीज हो रहा है तो कॉनकेव होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट MRS हो, MRS की वैल्यू ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, सेम है, तो कैसा इंडिफरेंस कर्व होगा? तो यह इंडिफरेंस कर्व होगा हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, ये ना कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है। तो पेपर के लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं यहां पर, ये वाला फैक्ट है स्टार, कि इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब MRS कांस्टेंट होता है। प्रूव करना न्यूमेरिकल के थ्रू, ग्राफ प्लॉट करना, दिस इज नॉट इन कोर्स। अब कोर्स में क्या क्या नहीं है? कोर्स में ये भी नहीं है, अच्छा स्टार बहुत सारे हो गए भाई, इतने स्टार नहीं, ठीक है। कोर्स में ये भी नहीं है, कोर्स में ये भी नहीं है, कोर्स में सिर्फ ये है। लेकिन इस पेज से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इस पेज से इसके ऊपर का 1 नंबर का फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल के टीचर चालाक हो गए हैं, जो कोर्स में नहीं भी होता वहां से भी एक क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, समझो। ये कोर्स में है। तो आपको पता लगा इंडिफरेंस कर्व की दो बातें, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के साथ साथ घूम भी रहा है, कॉन्वेक्स भी है। अभी और बातें बताता हूं आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की 4 फीचर्स पढ़ोगे आप, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, 4 फीचर पढ़ेंगे दोस्तों। पहले नंबर पे आपको फीचर बताता हूं, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। IC मतलब इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, उल्टे हाथ से लेके सीधे हाथ की तरफ ये गिर रहा है। ये लो जी, कैसे जी? ऐसे गिर रहा है, ये गिर रहा है ना, गिरने को बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मैं इन निशानों को मिटा देता हूं, ठीक है जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बच्चे को पता लग जाता है, याद कर लेता है इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन टीचर तब पूरे नंबर देता है जब इस बात के पीछे का बच्चा कारण लिखेगा एक्सप्लेनेशन में। तो भाई यहां आपसे पूछ लिया वाई दिस कोलावेरिटी, वाई दिस कोलावेरिटी, मतलब इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्या माजरा है जी? आपको बता देता हूं। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि आप ज्यादा चाय पियोगे, यानी एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरी चीज का कंजम्पशन कम हो जाएगा। यह विधि का विधान है, देख लो जी। यहां पर भी एक्स को बढ़ाए जा रहे हो तो वाई कम होता जा रहा है, लेकिन अगर आप इसका अपोजिट करने की कोशिश करते, अगर आप एक्स का कंजम्पशन कम करने की कोशिश करते तो वाई बढ़ भी जाएगा। ये दोनों बातें ट्रू है। तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। चलो जी, कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है देख लो। एक पॉइंट है, मान लो इसका, ये वाला मैंने लिया,
ये पॉइंट बोल रहा है y का कंजम्पशन इतना होगा y1 तक, x का कंजम्पशन कितना होगा x1 तक। अब आपको बताता हूं नॉर्मल बच्चे और इंटेलिजेंट बच्चे में फर्क। यहां x का कंजम्पशन कितना हो रहा है, बच्चा बोलेगा x1, ये नॉर्मल बच्चा बोल रहा है। इंटेलिजेंट बच्चा बोलता है O से लेकर x1 तक कंजम्पशन हो रहा है, यानी OX1 कंजम्पशन हो रहा है, y का कंजम्पशन हो रहा है OY1। इन बातों को ध्यान रखना, ऐसे बोलेगा इंटेलिजेंट बच्चा। चलो ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे की लैंग्वेज भी सीख गए, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप x का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो x1 से लेकर x2 तक, तो देखोगे टक्कर मारो सामने, y का कंजम्पशन कम हो जाएगा। कम हो गया x का बढ़ाने से, तो कहते हैं x का कंजम्पशन OX1 से लेकर आपने OX2 तक इंक्रीज किया, तो y का कंजम्पशन OY1 से लेकर OY2 तक डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? तो ये चीज मैंने क्यों सिखाई, क्योंकि पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है। आप बोलोगे इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज दोनों चीज का कंजम्पशन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। इफ यू वांट टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड 1, देन द कंजम्पशन ऑफ गुड 2 विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड या विल हैव टू बी डिक्रीज्ड, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लेना, एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी पॉसिबल है। ये डायग्राम बना देना, बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई माइकल लाल तुम्हारा नंबर नहीं काट पाएगा। मिसबा अहमद कोई भी बुक से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। चलो जी ठीक है, अब बच्चा क्या बोल रही है यहां पर, उस्ताद द ग्राफ इज नोट, हाँ वो वाला ग्राफ अमन नहीं था, लेकिन जो अब करा रहा हूं वो है। निखिल यादव आएगा थोड़ी देर में इंडिफरेंस सेट भी। यस हमारे कोर्स में जो है हर्ष, वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आयुष्मान उस पर आएंगे अभी। हाँ जी साक्षी कर दिया था, थैंक यू तनिष्का। तनिष्का कह रही है सर यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। एग्जाम में हाँ बता दूं वो भी तेजस्विनी, ठीक है जी। फरजान वो तो छठे चैप्टर में होगा, ठीक है जी, कोई नहीं। श्रेयन अलग अलग है, कराते हैं जी। सुमित पूछ रहा है डीएमआरएस का मतलब बता दो। डीएमआरएस का मतलब फॉलिंग एमआरएस, मतलब तो एमआरएस का होगा ना, ठीक है जी। ये पहली फीचर थी इंडिफरेंस कर्व की। दूसरी फीचर पे आ जाओ। दूसरी फीचर को यार हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी और फीचर एक ही बात है। दूसरे नंबर की बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन तक कॉन्वेक्स होता है या स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होता है, आप कुछ भी लिखो, मतलब ऑरिजिन में ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है। बस इस बात के पीछे बहुत बड़े मैथमेटिकल रीजन है, लेकिन अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप सीधी बात लिखोगे, थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिस वन इज द बिगेस्ट रीजन। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर आपके स्कूल में एमसीक्यू आएंगे तो। आप आते हैं भाई, ज्यादातर स्कूल में आते हैं, ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है अगर तुम एक डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दोगे, मान लो एक मेरा इंडिफरेंस कर्व बन गया, एक तुम्हारा बन गया, एक किसी और का बन गया, सबके इंडिफरेंस कर्व बन गए, तो ठीक है जी बना दो जरा एक डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व। ये बना है IC1, ये मान लो मेरा, ये बना है IC2, ये मान लो आपका, ये बना है IC3, ये उसका, जिसका भी तुम सोच रहे हो। तो ऐसा कहते हैं कि जो सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होता है, जैसे कि IC3 है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन का लेवल है, ठीक है, ओके। जो IC2 है ये दूसरे नंबर पे है, जो IC1 है वो तीसरे नंबर पे है, तो सबसे ज्यादा वाले के लिए मैंने ये वाला निशान लगा दिया। तो कहते हैं जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज्यादा होगा, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द सेटिस्फैक्शन लेवल। समझ रहे हो? चलो जी, तो थर्ड फीचर है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज या रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन या हायर यूटिलिटी। कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो, बुक से थोड़ी सी डिफरेंट भी हो रही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, विश्वास रखो, कोई माइका लाल गलत नहीं कर पाएगा इस चीज को, चैलेंज करता हूं, सही चीज लिखी है बिल्कुल, ठीक है जी। अब आपको एक फन फैक्ट नहीं बता रहा है, एक एकेडमिक फैक्ट बता रहा हूं यार। एक डायग्राम में
मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए, आप 2 भी बना सकते थे, 4 भी, 5 भी, जितना तुम्हारा मन करे। लेकिन एक डायग्राम में अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हो जाए तो उस डायग्राम को क्या बोलते हैं? उस डायग्राम को बोलते हैं हम इंडिफरेंस मैप। समझे? तो मैं आपको बताऊंगा, अगर एक डायग्राम में एक से ज्यादा आईसी आ जाए, मान लो ये है जी 1 2 3 4 भी बना दूं, तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप। कोई पूछे इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो इंडिफरेंस मैप वो होता है जो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व शो करता है। तो इट इज अ डायग्राम शोइंग मोर देन वन आईसी, मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व। मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व मतलब एक फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को शो कर रहा है। ये बहुत सारे फैमिली बना दिया ना, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, छोटा एस भी लगा दिया, इंडिफरेंस कर्व्स, कर्व्स। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, ये आजकल स्कूलों के अंदर ट्रेंडिंग है क्वेश्चन। लेकिन बाबू एक बात यहां रह गई है, किसी ने पूछ लिया कि हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, नंबर तब मिलेंगे जब तुम बताओगे ऐसा क्यों, वाई, वाई दिस कोलावेरिटी। इसका कारण है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब ये क्या माजरा है भैया, ये समझ लो। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? देखो जी, मैथ्स का वर्ड है मोनोटोनिक। 12th क्लास के अंदर मैथ्स का चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 5 है, डिफरेंशिएशन वाला। उस चैप्टर में सिखाते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस सिखा रहा हूं। ये क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है ज्यादा ही चाहिए, मोर इज प्रेफर्ड, मोर इज प्रेफर्ड। यानी एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करते हो तो तुम्हारी सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज करती है, करती है। तुम बोलोगे नहीं सर, सेटिस्फैक्शन तो इंक्रीज करती नहीं है। नहीं करती ना। एज कंजम्पशन इंक्रीजेस टोटल सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करती है। टोटल, टोटल सेटिस्फैक्शन लिखो या टोटल यूटिलिटी लिखो, यूटिलिटी राइजेस। तो कोई पूछे व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तुम बोलोगे दिस मींस एज कंजम्पशन इंक्रीजेस टोटल यूटिलिटी राइजेस। अब यार एमयू कम होती है, मार्शल जी बोलते हैं एमयू फॉल होती है, लेकिन टीयू, टीयू ऐसी होती है, पहले राइज होती है फिर फॉल होती है। तो यार यहां तक, जहां तक टीयू राइज करती है ना, वहां तक प्रेफरेंस मोनोटोनिक होती है, उसके बाद प्रेफरेंस गिरने शुरू हो जाती है। इतना घूमो मत, इतना डेप्थ में नहीं ले जा रहा क्योंकि तुम्हारे पास इतनी डेप्थ है नहीं जानने के लिए। इतना जानोगे तो बहुत खुश रहोगे, नंबर भी आपके पूरे आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज तुम्हें कहां मिलेगी? बच्चे कह रहे सर मिलेगी कहां पर? ये इंडिफरेंस कर्व की फीचर में मिलेगी, 3rd नंबर की फीचर में। वैसे तो आपके कोर्स में 3 ही फीचर होती है, लेकिन काफी सारे स्कूल में इंडिफरेंस कर्व की 4 फीचर कराते हैं, यानी 4 प्रॉपर्टीज कराते हैं। चौथी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आपको क्या है। देखो जी, बताते हैं बताते हैं बताते हैं। लो जी, 4th प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, सफेद रंग से लिख रहे थे या, कहते हैं टू इंडिफरेंस कर्व्स, टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कट नहीं करेंगे कभी भी। चलो पहले एक बार ये कैसा ऐसा डायग्राम बना लेते हैं जहां पर दो आईसी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मान ले जी, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। ये पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। ये सब कुछ समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, एक चीज समझाऊंगा, ध्यान रखना। आप मुझे बताओ, राहुल और रमेश भाई हैं, ठीक है, ओके। वीरू
और रमेश भी भाई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, राहुल और वीरू भी भाई हैं, राहुल और वीरू भी भाई हैं, यही हो ना इसका मतलब। जब रमेश का भाई राहुल है, रमेश का भाई वीरू भी है, तो राहुल और रमेश भी भाई हो गए। इसको मैथ्स में बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। रिलेशन एंड फंक्शन के मैथ्स के 12th क्लास के चैप्टर में आता है, ठीक है। वो कैसे बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते राहुल रमेश वगैरह, वो ऐसे बोलते हैं, मान लो ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो जब बी के बराबर सी भी है, बी के बराबर ए भी है, तो ए और सी भी तो बराबर हुए, ऐसा बोलते हैं मैथ्स में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इस बात को मैं यहां अप्लाई करूंगा। आप देखो, इंडिफरेंस कर्व 1 को पकड़ो, यहां पर मानो एक पॉइंट है ए और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर एक पॉइंट और है ई, तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट ए ई के बराबर है या नहीं है। क्यों बोल रहे हो भाई ऐसा, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे, शुरुआत में आ जाओ राजा, यहां देखो लिखा है ना, ऑल पॉइंट्स ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि यहां पर अलग अलग पॉइंट है, ए बी के बराबर है, सी के भी बराबर है, डी के भी बराबर है, ई के भी बराबर है और एफ के भी बराबर है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा ही मानकर चला हम कि यहां पर दो इंडिफरेंस ए और ई एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो उसी बात पे बोल सकते हैं। अगर IC2 पर तुम मान के चलो ये पॉइंट बी है, तो बी और ई भी बराबर होंगे, क्योंकि बी और ई भी एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना। तो यार ऐसे बोल दो ई और बी भी बराबर है, तो ठीक है, सही है भैया। ई और ए बराबर है, ई और बी बराबर है, इसका मतलब ए और बी भी बराबर होने चाहिए, होने तो चाहिए, ईमानदारी तो यही कहती है। जब राहुल का भाई रमेश है और वीरू का भाई भी रमेश है, तो राहुल और वीरू भाई होने चाहिए ना, होने चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो, यहां पर ये किसी और इंडिफरेंस कर्व पे है, ये वाला पॉइंट किसी और इंडिफरेंस कर्व पे है, तो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट एक दूसरे के बराबर नहीं होते। जो ऊंचा होता है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो करता है, जो नीचा होता है वो कम सेटिस्फैक्शन शो करता है। इसके उस पार चले जाओ तो भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, बट A इज नॉट इक्वल टू B। सच्चाई में क्या है, यहां पर है B इज ग्रेटर देन A, B बड़ा हो गया A से, तो ये भसोड़ी समझ नहीं आ रही, ये भसोड़ी सेट नहीं बैठ रही। तो हम बोल रहे हैं जब ये माजरा ही सेट नहीं बैठ रहा, जब यही गड़बड़ा गया तो ये भी सेट नहीं बैठ सकता। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं करता तो बोलते हैं ये कभी नहीं होगा, इट गोना नेवर हैपन। नेवर हैपन, हैपन मतलब होना, ये कभी नहीं होगा, इट गोना नेवर हैपन, ये नहीं होगा कभी भी। मतलब इससे जो तामझाम इक्वेशन बन रही है वो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए समझ रहे हो। अब भैया मैंने आपको थोड़ी देर पहले मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट कराया था, उसके ऊपर पेपर में आजकल एक चक्कर चल रहा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है ज्यादा चाहिए, ज्यादा। अब ज्यादा इंडिफरेंस कर्व करोगे तो ज्यादा ही चाहिए, हम तो सिंगल इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, हम तो बोल देते हैं सब कुछ सेम लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके हिसाब से एक क्वेश्चन आएगा, आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें आपको 2 चाय और 5 बिस्किट मिल रहे हैं, और एक और कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें आपको 6 चाय और 0 बिस्किट मिल रहा है। आप क्या लोगे, आप क्या लोगे, आप पता है क्या बताना, आप इसका टोटल करना, 2 और 5 का टोटल करो 7, 6 और 0 का टोटल करो 6, तो आप ये लोगे। मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से हम उस चीज को चूज करते हैं जिसका टोटल ज्यादा आता है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन चेक कर लो जरा। क्वेश्चन आया ABC, इसमें 7x 4y, इसमें 4x 8y, इसमें 3x और 10y है। अगर आपकी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक है तो इसको एक सीरीज में अरेंज करो, ऑर्डर में अरेंज करो। तो हम कह रहे हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस टोटल कर लो, 7 और 4 11, 4 और 8 12, 3 और 10 13। तो हम बोलेंगे C टॉप पे है, दूसरे पे B है, तीसरे पे A है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आया पेपर में,
ये आया जी, ए कॉम्बिनेशन 10 और 12 को ऑफर कर रहा है, बी कॉम्बिनेशन 14 और 10 को ऑफर कर रहा है, लेकिन बंदे ने फिर भी बी चूज कर लिया। तो बताओ बी की प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक है या नहीं है? तो आप बोलोगे यार टोटल करके देखेंगे उस्ताद, 10 और 12 को टोटल करो 22, 14 और 10 को टोटल करो 24। अगर उसकी प्रेफरेंस मोनोटोनिक होती तो उसको बी को चूज करना चाहिए था। तो यस, उसकी प्रेफरेंस मोनोटोनिक है। अगर वो ए को चूज करता तो उसकी प्रेफरेंस मोनोटोनिक नहीं होती। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा दिया इंडिफरेंस कर्व का। एक बार इसका एमसीक्यू हो जाए, क्विज पे आ जाओ राजा। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कैसा होता है? इंडिफरेंस कर्व इज, कैसा इंडिफरेंस कर्व होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्केव टू ओरिजिन, या दोनों ही होते हैं, या ऑल ऑफ दीज फॉल्स, सब गलत हैं। हमारा तो एक ही होता है, तो ये तो गलत है। तो ए और बी में से एक ठीक है दोस्तों। आपको 45 सेकंड तक का टाइम दे देता हूं, आप अपना आंसर सबमिट कर दो। चलो रे चलो रे चलो रे, वेरी गुड। चलो जी, टाइम इज अप। सब बच्चों को पता है कि हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये फैक्ट भी याद कर लेना भैया, फैक्ट भी याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। तो ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, समझदार जनता है यहां पर। शोभांश, अथर्वा, अंकित, कोमल और कार्तिक आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। वेरी गुड। अगला पकड़ो। कह रहा है एक बंदे की प्रेफरेंस मोनोटोनिक है, तो बताओ मोस्ट प्रेफर्ड बंडल कौन सा होगा उसका? बंडल का मतलब कॉम्बो, कॉम्बिनेशन। वो इसमें से क्या चूज करेगा? 4 यूनिट ऑफ एक्स, 6 यूनिट ऑफ वाई, मतलब 4x और 6y, या फिर 6y और 4x, ओ सॉरी 6x और 4y, या फिर 6x और 6y, या फिर 4x और 5y। प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक है तो क्या प्रेफर करेगा? यू गाइज हैव टाइम ऑफ 45 सेकेंड्स दोस्तों। चलो जी, टाइम इज अप दोस्तों। आपको पता है जिसका टोटल ज्यादा आ रहा है वो मोनोटोनिक है। ये 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, इधर हटाओ इसको, ये 12 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। बच्चा बच्चा जानता है, लव सर ने सिखा रखा है। थर्ड वाले को ओके रिपोर्ट कर दो, ठीक कर दो। थर्ड वाला जिन्होंने ठीक किया होगा, हो इतने समझदार। हर्ष, शोभांश, तपेश्वर, आदिल और गौरव नेगी आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। लेकिन यहीं शांत नहीं होंगे बच्चे। बच्चों देखो, आपके पेपर में एक टॉपिक दिया हुआ है, वो खतरनाक टॉपिक है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम। क्या होता है जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लेता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। इसकी डेफिनेशन कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। इसको हम सिंगल कॉमोडिटी में, डबल कॉमोडिटी में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको। उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जहां पर आप MUTU जैसे शब्दों को पढ़ते हो ना, उसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। वो सारा एनालिसिस अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था। लेकिन अब जो आपको आगे पढ़ना है वो पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मतलब ऐसी यूटिलिटी जहां पर आप MUTU जैसे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, काउंट नहीं कर पाओगे, और इसको ही बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करना। या फिर काफी सारी बुक में बहुत मुश्किल शब्द लिखा है हिक्सियन एनालिसिस। हिक्सियन क्यों लिख दिया भैया? क्योंकि इकोनॉमिस्ट का नाम हिक्स है। जिस इकोनॉमिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या फिर आएगा एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू हिक्सियन एनालिसिस। ये क्वेश्चन सीधा 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर यहां तुम्हारे सेट हो रहे हैं। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और दूसरा एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वही सेम रहेगी, लेकिन यहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब कंज्यूमर 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। यहां पर भी कंडीशन है, सिंगल कॉमोडिटी में भी 2 कंडीशन थी, डबल कॉमोडिटी में भी 2 कंडीशन थी, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे यहां पे भी 2 कंडीशन है। कहते हैं कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब वो 2 बातों को मान लेगा। 2 बातें कौन सी हैं? यहां लिख दो, यानी ये हैं कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कुछ भी बोल लो। जहां पर कंज्यूमर ये दोनों बातें मान रहा होगा वहां पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। पहला, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स। मानना क्या है? होता ही है, ये तो पहले से ही सेटिस्फाइड है। जो हम पढ़ रहे होते हैं उसमें इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये पहले से ही सेटिस्फाइड कंडीशन है। और वो ओरिजिन के लिए कॉन्वेक्स क्यों होता है? रीजन क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, इस वजह से ये ऐसा होता है। तो आप पेपर में पहली कंडीशन ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? अब यहां तुम्हें याद आएगी मेरी पिछली क्लास की, जिसमें मैंने आपको बजट लाइन पढ़ाया था। दोस्तों, अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना है इंडिफरेंस कर्व से, तो आपको वहां पर अपना बजट भी शो करना होगा। तो जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर दे, टच करने को बोलते हैं टेंजेंट। एक होता है क्रॉस करना, काटना, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। एक होता है छू के जाना, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। मन को छूना मतलब मन को टेंजेंट करके जाना। तो यहां पर बोलते हैं सेकंड कंडीशन है बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब छूना, टू इंडिफरेंस कर्व। जब 2 चीजें एक दूसरे को छू रही होती है ना, टेंजेंट होती है, तो उस पॉइंट पर, अभी बनाऊंगा पॉइंट, उस पॉइंट पर दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो आप इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन? अभी बताऊंगा। मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दोनों में से कोई भी एक लिख दो, टीचर तुम्हारा खुश हो जाएगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, और ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप चाहे ऐसा लिख दो इसको, यानी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होना चाहिए। काफी सारे स्कूल में इसको ऐसे लिखवाते हैं कि प्राइस रेशो। प्राइस रेशो का मतलब क्या होता है भैया? स्लोप को ही बोलते हैं। बजट लाइन के स्लोप के बहुत सारे नाम हैं। प्राइस रेशो मस्ट बी इक्वल टू
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये भी बोलते हैं। एमआरएस तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो गया, प्राइस रेशो स्लोप ऑफ बजट लाइन हो गया। तो पहली कंडीशन ये है, दूसरी ये है, इनमें से कोई भी लिख दो, कोई माई का लाल गलती नहीं कर पाएगा। जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना देता हूं। देखो जी, यहां पर लिखेंगे गुड वाई, यहां पर लिखेंगे गुड एक्स। ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन गुड वाई, ये बना दी बजट लाइन। बजट लाइन का नाम क्या है, रंग बदल के देंगे, ए बी बजट लाइन है, ठीक है जी। यहां बना दो इंडिफरेंस कर्व, एक बना दिया मैंने इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स भी है और बजट लाइन को छू भी रहा है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप पेपर में ऐसे बनाओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है तब वो कितना कितना खाना खाएगा, मतलब एक्स को कितना खाएगा और वाई को कितना खाएगा। तो देखो जी, ये तो हम दिखाएंगे, हरे रंग से दिखा देते हैं। इस लाइन को एक्स एक्सिस पे डालो तो वो एक्स को इतना खाएगा, कितना, ओ एक्स। इसको वाई पे डालो तो वाई को कितना खाएगा, ओ वाई। असलियत में तो कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पर 10, 5, 15, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपने अल्फाबेट से खेलते हैं। तो जब कंज्यूमर कंक्लूजन क्या बनना चाहिए इसका, डायग्राम का कंक्लूजन बनना चाहिए, कंक्लूजन ये बनना चाहिए, देयरफॉर या फिर हेंस कंज्यूमर अचीव्स हिज इक्विलिब्रियम when equilibrium at point E point पर, at point E where he consumes OX units of good X, OX units of good X and OY units of good Y. That's it. This is the conclusion of this diagram. लेकिन जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना, आप इतना नहीं बनाते। हमें ना जब भी कोई इक्विलिब्रियम दिखाना होता है उसके साथ साथ हम फालतू के रायतों को और दिखाते हैं। ऐसा कुछ और बना देना जहां पर इक्विलिब्रियम ना दिखा, तो ठीक है जी। ऐसा क्या बना दे, ऐसा भैया 2 लाइनें और बनाऊंगा। कैसे रंग से बनाऊं, व्हाइट रंग से बनाए थे। चलो जी, एक इंडिफरेंस कर्व इससे ऊपर बनाता हूं, एक इंडिफरेंस कर्व इससे नीचे बनाता हूं। इसका नाम IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। तो हम बोलेंगे IC3 तो किसी काम का नहीं है, हमारी बजट लाइन से बाहर है, ठीक है। तो IC3 के ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉन अटेनेबल है भैया, ये इसको हम अटेन ही नहीं कर सकते। और IC1 बेकार है, अंडर यूटिलाइजेशन है, ये हमारे पैसों का बेकार इस्तेमाल है, इसलिए IC2 की ही चर्चा करेंगे। अब कोई बोलेगा बेकार क्यों भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम बेकार है, तुम प्रूफ करके दिखाओ। हम तुम्हें प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो जी, ये एक पॉइंट है, ये टच नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पार जा रहा है। ये भी एक पॉइंट है, टच नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पार जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट तो कभी भी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तीनों इंडिफरेंस कर्व पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि तीनों इंडिफरेंस कर्व पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, ठीक है जी। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन IC2 ने ही सेटिस्फाई की है। अब आपको और अंदर की बात बता देता हूं, यहां नहीं बताऊंगा, ये तो प्रॉपर डायग्राम बन गया, यहां बताऊंगा। देखो जी, कोई आ गए फिर दोबारा, ऐसे कैसे आ गए। देखो जी, आपको बताता हूं, यहां पर ये मान लो बजट लाइन, ये इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लॉन्डे पूछते हैं ये वाला क्यों नहीं है या फिर ये वाला क्यों नहीं है, तो जवाब सुन लो, पहले इसको ही पकड़ लो, IC1 को। देखो जी, IC1 के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सब बराबर की सेटिस्फेक्शन देंगे, चाहे ये पॉइंट हो, 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 सब एक दूसरे के बराबर है। मैं इस पॉइंट को पकड़ लेता हूं, इसका नाम X रखता हूं। भैया X जितनी सेटिस्फेक्शन देगा B भी उतनी ही देगा और A भी उतनी ही देगा, क्योंकि वो सब सेम इंडिफरेंस कर्व पे है।
तो यार मैं बी क्यों खरीदूं, बी पे मेरे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं क्योंकि बजट लाइन पे टक्कर मार दिया इसने। एक्स खरीदता ना, बजट लाइन से नीचे है, पैसा भी बचता, तो बी से बढ़िया तो एक्स है क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो सेम ही मिल रही है, तो एक्स ले लो। इसलिए बी खराब है और ए भी खराब है क्योंकि ए पे जितनी सेटिस्फेक्शन है उतनी एक्स पे मिल रही है, तो हम इन पॉइंट से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अब अलग मुद्दा उठाओ, देखो जी IC2 पे जाओ, एक पॉइंट डाल दो Z, अब बताओ Z पे ज्यादा खर्चा होगा या E पे? हम बोलेंगे Z पे, बजट लाइन से बाहर है, लेकिन जितनी खुशी Z पे मिल रही है उतनी E पे मिलेगी, उतनी इस पे मिलेगी, उतनी इस पे, उतनी इस पे, क्योंकि ये सफेद वाले सारे पॉइंट एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो इसलिए E वाला बेस्ट ऑप्शन है। ये तो मैंने दिल की बात बताई है, तुम्हें कहीं लिखनी नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चे डेप्थ में घुसना चाहते हैं उनके लिए दिल की बात बताई है, ठीक है जी। अब दिल की बात बताते बताते एक बच्चा बोल रहा है, भाई दिल में ही बोल रहा है, कह रहा है सर पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या फिर हिक्सियन एनालिसिस, कुछ ना कुछ लिखा ही होगा जी। तो आप पेपर में कैसे लिखोगे कि आपको इसके पूरे 6 नंबर मिल जाए? 6 नंबर का आएगा उस्ताद, तो ऐसे आंसर में सबसे पहले आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देनी है। ये वो सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लेता है आउट ऑफ गिवन इनकम। फिर यहां आपको 2 कंडीशन बतानी है हर हाल में, IC मस्ट बी कॉन्वेक्स और बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। फिर यहां पर आप डायग्राम बनाओगे, लिखोगे दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे, नोट्स में कर दिया गया है, हैंड रिटन नोट्स आपको आज मिल गए होंगे या मिल जाएंगे। फिर एक्सप्लेनेशन के साथ कंक्लूजन। एक्सप्लेन क्या करना होता है वैसे? एक्सप्लेन उस्ताद यही करना होता है कि ऊपर दिए गए डायग्राम में, यानी इन द अबव डायग्राम, एक्स एक्सिस शोज गुड एक्स, वाई एक्सिस शोज गुड वाई। और क्या लिखोगे? एक बजट लाइन भी हमारे पास, उसका नाम भी लिख दो, यहां लिखेंगे AB is the budget line and there are 3 indifference curve IC1, IC2, IC3. E is the point of consumer equilibrium, मतलब जो जो दिख रहा है वो लिखना है। अब बच्चा कहता है यार इतनी बकलोली, यार टीचर को दिख तो रहा है डायग्राम में, क्यों लिखना पड़ रहा है एक्सप्लेनेशन में? भाई ये तो विधि का विधान है, ये तो मुझे भी लगता है कि क्यों वो लिखवाते हैं, ठीक है, लेकिन लिखना है आपको, पूरे नंबर लेने हैं। तो भैया यहां पर क्लास का मेन मोटिव खत्म हो जाता है। तो आप मेरे एक MCQ क्वेश्चन का जवाब देंगे उस्ताद, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो आप उस बात का मुझे जवाब दो। क्वेश्चन ये है, जहां पर TU मैक्सिमम होता है, पिछली क्लास का ही पूछ लिया मैंने आपसे, ऐसे ही बच्चे की नॉलेज चेक कर रहा हूं, और एंड MU 0 होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पहला, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। दूसरा, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तीसरा, हम उसको बोलते हैं बोथ ऑफ द अबव। डी ऑप्शन है ही नहीं, 3 ही ऑप्शन है, और 30 सेकंड्स का तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से मुझे आंसर दे दो, जल्दी से दे दो, जल्दी से जल्दी से। चलो जी, टाइम इज अप। तो बच्चों को पता होना चाहिए उस्ताद कि जहां पर MU 0 और TU मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। देखते हैं यहां पर पुरानी यादें किसकी ताजा हैं, बहुत सारे बच्चों की ताजा है। अनन्या, सम्मान और श्रेया, विदित और तापेश्वर आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। अब देखो जी, तुम बोलोगे सर इस चैप्टर से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो जी, पेपर में क्वेश्चन आता है
जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशो का मतलब गुड एक्स का प्राइस और गुड वाई का प्राइस, ऐसा मान लो ये प्राइस रेशो है, एक दूसरे के बराबर है, क्या वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा? जी हां, ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन है भैया, जहां पर प्राइस रेशो और एमआरएस बराबर है वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया है एमआरएस बराबर है ही नहीं प्राइस रेशो के, क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है? हम कहेंगे जी हां, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आएगा भैया ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? हम बोलेंगे हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि हमारा कंज्यूमर रैशनल है, मतलब चालाक है, तो वो कंज्यूमर तो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। कैसे? तो देखते हैं, आपको बताता हूं। एमआरएस का मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब है डेल्टा वाई इज टू डेल्टा एक्स, है ना। इसको भी हटाओ, इसको लिख दो ऐसे, डेल्टा वाई इज टू की जगह लिख दो अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये ज्यादा है प्राइस रेशो से, तो बायर है ना इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेगा ताकि इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। ये ज्यादा है ये वाला हिस्सा, तो बायर इसको कम करेगा। इसको छेड़ नहीं सकता क्योंकि प्राइस बायर के हाथ में होता नहीं, दोनों प्राइस ही हैं। तो क्या करेगा भाई, वो वाई को कम करेगा, एक्स को ज्यादा करेगा। तो यहां पर एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करेगा क्योंकि नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर को जितना बढ़ाएगा ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मैथ्स बोलता है ये, और वाई को कम कर देगा। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन दूसरे लेवल का आ गया, पेपर में आ गया कि अगर मान लो एमआरएस कम होता है प्राइस रेशो से, तो क्या होगा? हम बोलेंगे भैया उल्टा होगा। एमआरएस का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये अगर ऐसे है, दोबारा लिख देता हूं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये अगर कम है प्राइस रेशो से, तो हमारा बायर इसको तो बदल नहीं सकता, लेकिन ये छोटी आइटम है, इसको बढ़ाएगा जरूर। बढ़ाएगा कैसे? इसको बढ़ा दे, वाई के कंजम्पशन को, या एक्स के कंजम्पशन को कम कर दे, डिनोमिनेटर को कम करेगा, तो ओवरऑल वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें और पुरानी यादें ताजा कराऊं, तो यार ऐसा पता कब होता था टू गुड्स के केस में, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई होता था। ऐसा तब होता था, यानी मैंने बताया था जिसकी तरफ ग्रेटर का निशान हो उसके कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं और दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आए या ये क्वेश्चन आए, आंसर सेम रहेगा जो मैंने यहां बताया था कि किसका कंजम्पशन बढ़ेगा। और ऐसे में क्या है, इसमें y का कंजम्पशन बढ़ा है ना, तो ये वो वाली सिचुएशन है जहां पर mu(x अपॉन px इज लेस देन mu(y अपॉन py होता है। अब ये उस बच्चे को समझ नहीं आएगा जिसने डबल कॉमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेरे साथ नहीं पढ़ा, तो वो अभी उसको इग्नोर करे, प्लीज उस क्लास को देख लेना फिर बात करना। एक और महंगा क्वेश्चन जो टीचर बच्चों से बदला लेना चाहते हैं कि इस बच्चे को तो आता नहीं होगा, वो कैसा क्वेश्चन देते हैं? वो क्वेश्चन दे रहे हैं आजकल ये वाला, भैया एमआरएस की वैल्यू है 3, कुछ नहीं लिखा, 3:1 4:1, ठीक है, और गुड एक्स का प्राइस है 10 और गुड वाई का प्राइस है 20। अब आपसे पूछा है बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे इतनी सी इंफॉर्मेशन से तो सर ये पता लगा सकते हैं कि जहां पर एमआरएस और प्राइस रेशो यानी एमआरई बराबर होंगे वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम एक बार ये निकाल लेते हैं, प्राइस रेशो पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स कितना है 10, पी वाई कितना है 20, आ गया 0.5। यानी 0.5 है और ये 3 है, तो मतलब एम आर एस की वैल्यू जिसकी 3 है, एम आर एस जिसकी वैल्यू 3 है और प्राइस रेशो जिसकी वैल्यू 0.5 है, ज्यादा कौन है? ये है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। नहीं है तो क्या करेगा? नहीं है तो भैया देखो, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि जब एमआरएस बड़ा हो जाता है, ये रहा, एमआरएस बड़ा हो जाता है प्राइस रेशियो से, तो क्या होता है? एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, वाई का कम हो जाएगा। आपको बस यही वाली बात याद रखनी है यहां पर कि ऐसे केस में एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा और वाई का कम हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आजकल बहुत सारे स्कूल के अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ऐसे बोल देता है एम यू एक्स इज मोर देन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई है, तो क्या होगा?
मतलब व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी, ठीक है, या फिर आपको इनकी वैल्यूज दे देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आज की क्लास से तो वैसे जो क्वेश्चन आएगा ये तो मैं होट्स में बता रहा हूं, आपसे बोल देगा भैया एमआरएस जब ज्यादा है प्राइस रेशियो से तब क्या होगा, तो वैसे तो इन दोनों के आंसर सेम ही होंगे, ठीक है। इस कैटेगरी को आप दिमाग में डाल लो। पेपर में क्या आता है यहां से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना, दूसरे पे इंपॉर्टेंट इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, तीसरे पे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कॉमोडिटी, चौथे पे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कॉमोडिटी, पांचवें पे इंपॉर्टेंट ऐसे खतरनाक क्वेश्चन, छठे पे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सातवें पे इंपॉर्टेंट एमयू और टीयू का रिश्ता। ये सारी चीजें 3, 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, दूसरा एमयू और टीयू के रिलेशन को तोड़ मोड़ के देगा, वो क्वेश्चन एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे एमआरएस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा एक नंबर में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो बस ये चीजें आप ध्यान रखना और प्यार बनाए रखना। प्यार मुझे पता है इंड्यूस करता है कि हाँ भाई हाँ, एनर्जी लेके आता रहे, धुम्मा उठाता रहे, कत्ले आम मचा दे पढ़ाई की दुनिया में, क्वेश्चन को किल कर करके, क्वेश्चन किल कर करके, ठीक है। आज अलग जगल से मेरे ठा करके, ठा ठा करके, ठा ठा करके, सुना है ना आपने ये चीज। तो बस आप मेरी बात को मानो। देखो आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आप एग्जाम में अगर टॉप करना चाहते हो तो एक बात मेरी मान लेना, एक बात मान लेना, कोई भी कॉन्सेप्ट के साथ आप क्या करोगे बस ये देख लो। इसके बाद क्लास खत्म कर रहा हूं, एक छोटी सी बात देखो जी, आप अगर एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, पहले अंडरस्टैंड करो, उसके बाद उसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद दोस्तों उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसमें परफेक्शन लाना पड़ेगा। परफेक्शन कैसे आएगा, परफेक्शन आएगा एक बार और प्रैक्टिस कर लो +1 और फिर उसकी रिवीजन कर लो, ठीक है जी। फिर देंगे आप लोग टेस्ट, जो आपके टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, बच्चे ना मतलब अंडरस्टैंड करते हैं और कॉपी करते हैं और फिर पेपर देने चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, अंडरस्टैंड, कॉपी और एग्जाम सीधा, ये पास होना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अंडरस्टैंड करने के बाद सीधा एग्जाम देने चले जाते हैं। ये हाई रिस्क कैटेगरी है, इनके फेल होने के चांस भी होते हैं, ये डगमगा रहे होते हैं। क्लास देखी, पेपर देने चले गए, कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करी, कोई टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, कोई रिवीजन नहीं की, ये सीधा पेपर देने चले गए, समझ रहे हो। हाँ, टॉपर्स मंत्र निखिल यादव भाई, लेकिन जो प्रैक्टिस भी करता है, परफेक्शन यानी रिवीजन भी करता है, टेस्ट भी देता है, फिर एग्जाम में जाता है, यहां से शुरू होते हैं 70%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95, इवन 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे। जो जितना ज्यादा स्टेप्स को आगे बढ़ा के एग्जाम देगा वो उतने ज्यादा नंबर ला सकता है। ये मेरे दिल की बात है, आपके दिल को ठुक रही है तो प्यार मेरे को भी मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में, आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त किया जाता है। प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।